हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में साइंस बाय लव। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, या ये कहें कि आज से हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 11 का फुल रिवीजन विद क्वेश्चंस, यानी कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 11th के हैं सब चैप्टर बाय चैप्टर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। यानी आपको शुरुआत से लेकर अंत तक, यानी ये कहें A to Z क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। चलिए देर नहीं करेंगे, आपको हम इसके बारे में माइंड मैप देते हैं कि ये है क्या। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं पूरा का पूरा कंप्लीट 11th का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है सबका, यानी लेक्चर वाइज लेक्चर यहाँ पर आपको मिलेगा। और आप जल्दी से इसको अपने अपने दोस्तों के पास शेयर करने का काम करेंगे जो 11th क्लास में है, और ये बायोलॉजी के लिए स्पेशली आपके लिए डिजाइन किया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से आपको इस पूरे चैप्टर का पूरा चैप्टर यहाँ पर समराइज कराया जाएगा क्वेश्चन के माध्यम से। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने बोला जा रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम लोग किस प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, यानी कि पहचानते हैं या फिर बात करें बांटते हैं, ये बोला जा रहा है। या फिर कैसे हम पहचान कर सकते हैं कि वो लिविंग है। जीवित जीवों की विशेषता है, यानी कि क्या विशेषता है उनमें कि वो जीवित ही है, निर्जीव नहीं है। ग्रोथ, क्या ग्रोथ के बारे में अगर हम बात करना चाहें, ग्रोथ निर्जीव में होगा या नहीं होगा, एक बार जरूर देख लेंगे कि ग्रोथ निर्जीव में होता है या नहीं। बिल्कुल होता है, जो पहाड़ है जो नदियां हैं वो भी ग्रोथ करती हैं। रिप्रोडक्शन, क्या सारे सजीव रिप्रोडक्शन कर सकते हैं? नहीं, कुछ सजीव ऐसे भी होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। उसके बाद मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का मतलब कि जो भी चयापचय, हिंदी में देखिए इसको हम लोग चयापचय बोलते हैं, यानी जितना भी कार्य क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर में वो सब के सब आ जाएंगे मेटाबॉलिज्म। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, अब देखिए यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मेटाबॉलिज्म और रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई दोनों सजीव के गुण हैं, लेकिन हमने बोला कि कोई सजीव जो कोमा में जा चुका है वो अपने ऑर्गन को स्टिमुलेट नहीं कर पा रहा है, यानी कि वो किसी भी मतलब सूचना के लिए वो स्टिमुलाई अपना नहीं रिस्पॉन्स कर पा रहा है, इसलिए ये सजीव का गुण यहाँ पर नहीं होगा, यानी मेटाबॉलिज्म इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म यानी कि शरीर में सारी क्रियाएं होने वाला ये होता है सारे के सारे सजीव में सिर्फ और सिर्फ, बाकी निर्जीव में किसी में भी मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, इसलिए ये आपका आंसर हो जाता है। चलिए अगले सवाल पे पढ़ते हैं। दूसरे सवाल ये आपके सामने आ जाइए। दूसरे सवाल पे पढ़ते हैं। दूसरा सवाल बोला जा रहा है विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर से उल्टा यहाँ पर पूछ दिया गया है कि लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। अभी हमने देखा कि लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अब पूछा जा रहा है कि लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। पहला ग्रोथ, तो बताइए लिविंग में ग्रोथ होता है या नहीं? बिल्कुल होता है, ग्रोथ होता है, बड़े होते हैं। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का मतलब कि कोई जीव अपने आप में अगर मान लेते हैं कोई भी सूचना को स्टिमुलाई यानी कि इस सूचना के प्रति रिस्पांस दे पा रहा है कि नहीं, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्शियसनेस। मेटाबॉलिज्म, बताइए जीवों में मेटाबॉलिज्म होता है या नहीं? बिल्कुल होता है, सजीव मेटाबॉलिज्म करते ही करते हैं। लेकिन मूवमेंट की जहां बात की जाए, मूवमेंट यानी सारे सजीव या फिर बात करें ये सजीव का गुण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मूवमेंट तो भाई सारे के सारे सजीव मूवमेंट नहीं करते हैं, प्लांट मूवमेंट नहीं करते हैं, यानी कि यहाँ पर मूवमेंट की बात हम लोग सजीवों के लिए सही मायने में नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि निर्जीव वस्तुएं भी तो मूवमेंट करती हैं, जैसे कार मूवमेंट करती है, बाइक मूवमेंट करती है, क्या ये सजीव मान लेंगे? यानी कि ये सजीव की विशेषता नहीं होगी। ठीक है, मूवमेंट हो जाएगा यहाँ पर आंसर। अगला, चलिए अगले सवाल पे सवाल है यहाँ पर आपका, न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन इज कॉल्ड, यानी कि जो नया स्पीसीज बनता है, कभी मान लेते हैं कि किसी भी गिवन जियोग्राफिकल एरिया में अगर स्पीसीज बन रहा है, नया स्पीसीज बन रहा है, तो उसका हम लोग क्या नाम देते हैं? यहाँ पर ऑप्शन अभी आपका ए ऑप्शन दिख रहा है इवोल्यूशन, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। चलिए अगले ऑप्शन पे बढ़ते हैं। आपका स्पेसिफाई, सॉरी यहाँ पर आपका जो ऑप्शन बी है ये बोला जा रहा है स्पेशिएशन, सॉरी चलिए स्पेसिएशन, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, यानी क्या स्पेशिएशन बोलेंगे या क्लासिफिकेशन बोलेंगे या आइडेंटिफिकेशन बोलेंगे। तो सुनिए इसके बारे में बोला जा रहा है कि अगर मान लेते हैं कहीं पर नए एरिया में बहुत सारे स्पीसीज बन रहे हैं तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं स्पेशिएशन से, याद रखिएगा, नए स्पीसीज आ रहे हैं। अगले सवाल पे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आपका यहाँ पर अगला सवाल आ जाते हैं, Who is known as the father of taxonomy, यानी कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी के पिता किसको बोला जाता है? यानी टेक्सोनॉमी जो वर्ड है, यानी टेक्सोनॉमी किसके द्वारा यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है वो आपको अगर हम बताएं तो टेक्सोनॉमी जो वर्ड है ये दिया गया है डी कैंडोले के द्वारा, याद रखेंगे। एपी डी कैंडोले ने टेक्सोनॉमी वर्ड दिया था, लेकिन इसके फादर ऑफ टेक्सोनॉमी यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका लीनियस। याद रखेंगे कि लीनियस यहाँ पर जिनका पूरा नाम होता है कैरोलस लीनियस, ये होते हैं आपके फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे।
आपके सामने अगला सवाल ये रहा, साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन। तो ये तो आप 11 क्लास में है तो बच्चा जानता होगा कि साइंटिफिक नेम ह्यूमन का क्या होता है। तो आ जाइए, होमो इरेक्टस नहीं, होमो हैबिलिस नहीं, होमो सेपियंस यस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस नहीं। यानी कि यहाँ पर आपका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है होमो सेपियंस। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर वाज प्रपोज्ड बाय, यानी कि जो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर है किसने दिया था? जी बिल्कुल, बायोनोमियल, बाय मतलब दो, नोमियल मतलब नाम लिखने का तरीका, यानी बायोनोमियल नोमेनक्लेचर वाज प्रपोज्ड बाय, यानी किन्होंने दिया था? डार्विन ने नहीं, लिनियस ने यस, व्हाइटेकर ने नहीं, एरिस्टोटल ने नहीं। यानी कि यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो आपका बी आंसर होने वाला है कि यानी जो कैरोलस लिनियस है उन्होंने दिया है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। चलिए अगले सवाल यहाँ रहा, इन बायनोमियल नोमेनक्लेचर फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट, यानी कि जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर होता है उसमें जो फर्स्ट वर्ड होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि जो फर्स्ट वर्ड होता है वो रिप्रेजेंट करता है जीनस को, और उसके बाद हम लोग लिखते हैं स्पीसीज को। और याद रखिएगा जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है उसको लिखने का तरीका कि जो फर्स्ट वर्ड होगा और फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी सब के सब स्मॉल हो जाएंगे। यहाँ पर ये तरीका होता है और हमेशा दो वर्ड में लिखा जाता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। चलिए सवाल है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर में जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पीसीज नहीं, वेराइटी नहीं, जीनस यस, फैमिली नहीं। याद रखेंगे, यहाँ पर आंसर होने वाला है सी। चलिए अगले सवाल पे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आपके सामने जा रहा, करेक्ट राइटिंग ऑफ साइंटिफिक नेम, यानी कि किस प्रकार से हम लोग साइंटिफिक नेम को लिखते हैं? बोथ वर्ड्स कैपिटल, ये तो आपको पता चल रहा होगा कि बोथ वर्ड कभी भी कैपिटल नहीं हो सकते हैं। चलिए इसके अगले ऑप्शन पे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन ये रहा, फर्स्ट कैपिटल सेकंड स्मॉल, यस ये अभी तक तो सही है। उसके बाद हम सी को पढ़ते हैं, बोथ स्मॉल, क्या दोनों स्मॉल हो सकते हैं? नहीं। इटैलिक नॉट रिक्वायर्ड, सर इटैलिक्स में ही तो लिखते हैं हम लोग उसको, यानी कि ये वाला जो नॉट आ गया ये गलती कर दिया, यानी कि यहाँ पर इटैलिक्स रिक्वायर्ड होगा तो ये हो जाता है। और यहाँ पर बोला जा रहा फर्स्ट कैपिटल, यस फर्स्ट हम लोग कैपिटल रखते हैं, उसके बाद सेकंड स्मॉल रखते हैं, यानी कि आपका जो आंसर होने वाला है बी आंसर होने वाला है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या बोला जा रहा है, ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, यानी कि जो लिविंग में ग्रोथ होता है वो किस प्रकार का होता है, या ये कहें कि कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही ग्रोथ के लिए आने वाला है। चलिए ओनली बाय इंक्रीज इन मास, क्या सिर्फ और सिर्फ मास इंक्रीज होगा तो हम लोग उसको ग्रोथ बोल लेंगे? ओनली बाय सेल डिवीजन एंड मेटाबॉलिज्म, ओनली बाय एब्जॉर्प्शन। अब सुनिए यहाँ पर आता है कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है कि क्या सिर्फ और सिर्फ मास बढ़ता जाएगा तो हम लोग उसको ग्रोथ बोल देंगे? नहीं। सेल डिवीजन होगा ग्रोथ बोल देंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। सेल डिवीजन इंटरनल होता तो हम मान भी सकते थे, लेकिन यहाँ पर मोस्ट, अब देखिए हमने बोला कि सारे के सारे ऑप्शन आपको सही सही लगने हुए, लेकिन जो आपको ज्यादा एप्रोप्रिएट यानी ज्यादा सही लग रहा है वो आपको टिक करना है। तो यहाँ पर बोला गया बाय सेल डिवीजन एंड मेटाबॉलिज्म, यानी कि हम लोग डाइजेशन करते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं और हमारे शरीर में सेल डिवीजन होता है, इसी वजह से तो हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं, यानी आपका जो आंसर होने वाला है यहाँ पर सी होने वाला है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, 10वां नंबर सवाल है, बोला जा रहा है कि विच इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग्स, यानी कि कौन सा इनमें से डिफाइनिंग फीचर है, यानी डिफाइनिंग फीचर को आपको बताना है। तो चलिए हम डिफाइनिंग फीचर का एक फंडा बता देते हैं। डिफाइनिंग फीचर का मतलब कि वो 100% लिविंग में पाया जाएगा। याद रखेंगे इसको, इस चीज को हमेशा अपने दिमाग में बिठा लेंगे कि डिफाइनिंग फीचर जहां पर भी वर्ड आ गया इसका मतलब वो 100% लिविंग है, उसको छांटने की आवश्यकता ही नहीं है। तो यही पूछा जा रहा है। तो हमने बोला कि रिप्रोडक्शन देखना है, तो रिप्रोडक्शन क्या डिफाइनिंग फीचर होता है या नहीं? तो आपको हम बोलते हैं कि डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो बताइए, हमने बोला कि अगर डिफाइनिंग फीचर है तो लिविंग है, तो अब जो रिप्रोडक्शन नहीं करते वो भी लिविंग है, लेकिन क्या वो डिफाइनिंग फीचर होगा? नहीं होगा। ग्रोथ, तो अब हमने बोला कि ये भी डिफाइनिंग फीचर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग भी ग्रोथ कर सकते हैं और लिविंग भी ग्रोथ कर सकते हैं। मेटाबॉलिज्म, यस मेटाबॉलिज्म सारे के सारे लिविंग में होता है, किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होता है मेटाबॉलिज्म। और साथ ही साथ जो साइज होता है, साइज तो ग्रोथ का ही दूसरा रूप हो गया, यानी कि यहाँ पर डिफाइनिंग फीचर की बात करें तो वो हो जाएगा आपका मेटाबॉलिज्म। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, बोला जा रहा है मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर्स इन, यानी कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो कहां होती हैं या किसमें होती हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली, बिल्कुल। नॉन लिविंग ओनली, नहीं। बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, नहीं। डेड ऑर्गेनिज्म, नहीं। यानी कि जो आंसर होने वाला है वो होगा आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? मेटाबॉलिज्म। याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। ये रहा आपका अगला सवाल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ
ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड ऑन, यानी कि जो आप आइडेंटिफिकेशन करते हैं वो किस आधार पे करते हैं, क्या देखते हैं आप, हैबिटाट देखते हैं, कलर देखते हैं, या कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, या साइज देखते हैं। तो आप बताइए आइडेंटिफिकेशन आप किस प्रकार से करते हैं, उसके गुण देखकर, गुण को ही तो देखते हैं ना, ना तो आप उसका हैबिटाट देखे हैं, ना तो रंग देखे हैं, ना तो साइज देखे हैं, आपने उसके देखे हैं कैरेक्टर्स। याद रखिएगा सबसे पहला आ जाता है कैरेक्टराइजेशन, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद क्लास, सॉरी यहां पर देखिएगा सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन आ जाएगा, इसको याद रखिएगा कैरेक्टराइजेशन, उसके बाद आ जाएगा आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद आ जाएगा क्लासिफिकेशन, यानी हम लोग उसको क्लासिफाई कर देंगे, और उसके बाद आ जाता है नॉमेनक्लेचर। ये याद रखिएगा नॉमेनक्लेचर, इस प्रकार से नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। इसी को हम लोग इन्हीं को बोलते हैं टेक्सोनॉमी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। आपका अगला सवाल ये रहा 13 नंबर सवाल, क्या बोला जा रहा है, द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन नॉमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन कॉल्ड। आगे अभी तुरंत सवाल जो हम किए थे, जी बिल्कुल, यानी आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और कैरेक्टराइजेशन भी आना चाहिए था, उसके स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। नहीं, आगे बढ़ते हैं अगले ऑप्शंस पे। अगला जो ऑप्शन है आपका टैक्सोनॉमी, यहां पर आपको पता चल रहा होगा कि टैक्सोनॉमी वर्ड आ चुका है, बिल्कुल टैक्सोनॉमी वर्ड आ गया है, तो हम बाकी के भी चेक कर लेते हैं। सिस्टमैटिक, देखिए जब हम टैक्सोनॉमी को टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी, यानी इवोल्यूशन के साथ इसको पढ़ते हैं टैक्सोनॉमी को, तब हम उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक। यानी कि अगर हम किसी भी जीव के इवोल्यूशन के बारे में और टैक्सोनॉमी के बारे में, दोनों के बारे में जानकारी लेते हैं, तब हम उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक। और एनाटॉमी का मतलब किसी भी शरीर को अंदर से काट कर देखना, एनाटॉमी कहला जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका जो आंसर होगा बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके सामने, हाँ, सिस्टमैटिक इंक्लूड्स। चलिए वही सवाल फिर से रिपीट कर दिया कि सिस्टमैटिक किसको बोलते हैं, तो अभी तुरंत हम बता चुके हैं टैक्सोनॉमी और इवोल्यूशन, दोनों को मिलाते हैं तो हम उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक। यानी ओनली क्लासिफिकेशन नहीं, ओनली नॉमेनक्लेचर नहीं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यस, जब इवोल्यूशनरी वर्ड आ जाए तो हम उसको बोल देते हैं सिस्टमैटिक। याद रखिएगा इस वर्ड को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल, विच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज हाईएस्ट। अब आ जाता है कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी किसको बोलते हैं, तो हम आपको बता दें स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर और क्लास, फाइलम, किंगडम। अब बोला जा रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की, और इस हायरार्की में सबसे हाईएस्ट पर कौन है, किंगडम। तो यहां पर आपको किंगडम आंसर डी में दिख गया होगा। याद रखेंगे स्पीसीज, जीनर, फैमिली ने दिया, ऑर्डर, क्लास जाने के लिए फाइलम, किंगडम, इस प्रकार से इसको याद कर लेंगे। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, लिविंग ऑर्गेनिज्म शो रिस्पॉन्स टू, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या रिस्पॉन्स करते हैं। एक सेकेंड, हाँ चलिए अब आ जाता है 16 नंबर सवाल। चलिए 16 नंबर सवाल में सुनिए, स्पीसीज इज डिफाइंड एज, यानी कि जो स्पीसीज होते हैं किस प्रकार से डिफाइंड किए जाते हैं, यानी स्पीसीज का करेक्ट यहां पर पूछा जा रहा है कि डेफिनेशन क्या होगा। डायरेक्ट पूछा जा रहा है आपसे कि डेफिनेशन बताइए, तो डेफिनेशन जिसको याद होगा वो टिक कर देगा और जिसको नहीं याद होगा वो टिक नहीं कर पाएगा। तो सिमिलर ऑर्गेनिज्म, यहां पर देखिए मोस्ट एप्रोप्रिएट फिर से आ गया कि सिमिलर ऑर्गेनिज्म तो हो सकते हैं, लेकिन यहां पर एक और ऑप्शन दिया हुआ है इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन, यानी कि जो हमें अर्नस्ट मेयर साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था कि अगर एक प्रकार के स्पीसीज आपको देखना है तो उसमें इंटरब्रीडिंग होना संभव होगा, तभी वो सेम स्पीसीज यानी स्पीसीज कहलाएगा। याद रखेंगे, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। 17 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा। अब हमने बोला लिविंग ऑर्गेनिज्म शो रिस्पॉन्स टू, आ गया लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, शो करते हैं रिस्पॉन्स केमिकल से, टेम्परेचर से, स्टिमुलाई से, लाइट ओनली। तो अब बताइए केमिकल से हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं नहीं, टेम्परेचर से नहीं, यानी कि हमें जब स्टिमुलाई मिलता है, स्टिमुलाई का मतलब होता है कोई भी प्रतिक्रिया हमें मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं उस समय रिस्पॉन्स करते हैं, ये हो जाएगा आपका। और लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही ऐसा कर सकते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा कभी नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे आपके, विच इज कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि कौन सा चीज है ऐसा जो कॉमन होता है सब में, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में आपको कॉमन चाहिए। तो रिप्रोडक्शन नहीं, रिप्रोडक्शन सारे लिविंग में होता ही नहीं है, कुछ लिविंग ऐसे भी होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। अगला ऑप्शन ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म यानी मूवमेंट। अब पूछा जा रहा है कि ऐसा गुण बताइए जो सारे लिविंग में पाया जाता है, तो ग्रोथ सारे लिविंग में पाया तो जाता है, लेकिन
क्या यहाँ पर नॉन लिविंग में भी आ जाते हैं? बिल्कुल, यानी मेटाबॉलिज्म जो आपका डिफाइनिंग फीचर हो जाएगा ये हो जाएगा, यानी 100% सिर्फ लिविंग में होना चाहिए तो वो हो जाएगा आपका मेटाबॉलिज्म। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल क्या बोला जा रहा है? ग्रोथ इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट अकर्स बाय, यानी कि जो ग्रोथ होता है नॉन लिविंग में किस प्रकार से होता है ये पूछा जा रहा है। यानी कि जो नॉन लिविंग होता है जैसे पहाड़ हो गया, नदी हो गया, उसमें क्या होता है? ग्रोथ। कोई चीज आकर किसी भी चीज से ऊपर से आकर उसमें भरते जाता है तो वो होता है ग्रोथ। यानी सेल डिवीजन कभी भी नॉन लिविंग में सेल होगा ही नहीं, तो सेल डिवीजन चांस ही नहीं है। मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। अकुमुलेशन ऑफ मटेरियल, यानी कि अकुमुलेशन का मतलब जमाव, किसी भी मटेरियल का जमाव ग्रोथ करवाएगा। रेस्पायरेशन नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। आपके सामने 20 नंबर सवाल, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिक हायरार्की इज, यानी कि आपको सीक्वेंस हमने अभी तुरंत बताया था। सबसे पहले स्पीसीज आ जाएगा, जीनस आ जाएगा, फैमिली आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा, क्लास आ जाएगा, उसके बाद फाइलम, उसके बाद किंगडम। इनमें से देखना है तो सबसे पहले स्पीसीज, जीनस, फैमिली। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ये सही लग रहा है हमें अभी तक। फैमिली, जीनस, स्पीसीज, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। देखिए अब यहाँ पर जो दिया हुआ है आपको ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर जाना होगा हमेशा, इसलिए ये दिया हुआ है। फैमिली अगर आ गया है तो गलत हो गया, जीनस आ गया है तो गलत हो गया, क्योंकि जीनस के बाद कभी भी स्पीसीज नहीं होगा, स्पीसीज के बाद जीनस होगा, स्पीसीज के बाद फैमिली नहीं होगा, यानी कि आपका जो आंसर होगा ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे, याद रखिएगा इस प्रकार से हो जाएगा। बोटानिकल नॉमेनक्लेचर फॉलोस रूल्स गिवन बाय, यानी कि जो बोटानिकल नॉमेनक्लेचर यानी जो भी प्लांट होता है उनका नॉमेनक्लेचर अगर आपको करना है तो कौन से रूल के अनुसार जाइएगा? आईसीबीएन इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, यस आईसीजेडएन इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अगर किसी भी एनिमल का नाम रखना होगा तो आप आईसीजेडएन में जाते हैं। डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अगर किसी का हेल्थ प्रॉब्लम इश्यू है तो वो आप इसमें डील करते हैं। यूनेस्को, अगर कोई भी चीज पुरानी इमारतें, पुराने जंगल या फिर पुरानी कोई भी चीज है उसको अगर प्रमाणित करना होता है तो यूनेस्को करता है। यानी यहाँ पर नॉमेनक्लेचर के लिए बोटानिकल यानी कि प्लांट्स के लिए आ जाएगा आईसीबीएन। चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, अभी तुरंत हमने बताया इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर आ जाएगा, तो आप देख पा रहे होंगे आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? आईसीबीएन बोटनी के लिए आ जाएगा यानी प्लांट के लिए, आईसीजेडएन आ जाएगा यहाँ पर आपका एनिमल्स के लिए। आईयूसीएन एक नया नाम आया है, याद रखेंगे यहाँ पर आईयूसीएन का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि हम जंगल और जंगली जीवों को बचाने के लिए जो नियम लाते हैं और जो पारित करता है नियम वो होता है आईयूसीएन, यानी कि आपका जो आंसर होने वाला है वो होगा आईसीजेडएन। चलिए अगले सवाल पे बढ़ जाते हैं। कॉन्शियसनेस इज, यानी कि जो कॉन्शियसनेस होता है, जो रिस्पॉन्स होता है, जो भी मान लेते हैं हमें किसी कोई भी चीज फीलिंग होती है तो वो किस में पाया जाता है? इन ओनली प्लांट्स, यानी क्या सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होगा या एनिमल्स में होगा? इन ओनली एनिमल्स, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये देखिए अब बोला जा रहा है कि किस में हो सकता है कॉन्शियसनेस, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि एनिमल्स वाला टिक करके चले जाएंगे, लेकिन वो ध्यान ही नहीं देंगे कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जी सरकार बिल्कुल सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में आपको रिस्पांस देखने के लिए मिलेगा। पेड़ भी रिस्पांस करते हैं, उनमें भी देखिएगा अगर उनको भी अगर आप टच करते हैं तो उनमें भी कभी कभी रिस्पॉन्सेज आते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्टली आपको दिखता होगा कि उनमें रिस्पॉन्स शो किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। ये रहा आपका सवाल आपके स्क्रीन पर। बोला जा रहा है कि विच इज नॉट इंक्लूडेड इन सिस्टमैटिक, यानी कि इनमें से कौन सा सिस्टमैटिक में नहीं है? तो सिस्टमैटिक किसको बोलते हैं? टैक्सोनॉमी होगा उसमें और प्लस इवोल्यूशन होगा। और हमें पता है कि टैक्सोनॉमी में कौन आता है? टैक्सोनॉमी में सबसे पहला कैरेक्टराइजेशन आता है, आइडेंटिफिकेशन आता है और उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर क्लासिफिकेशन और उसके बाद नॉमेनक्लेचर, यानी कि आइडेंटिफिकेशन आ जाएगा, नॉमेनक्लेचर आ जाएगा, क्लासिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं आएगा। यानी कि यहाँ पर देख लीजिए नॉट पूछा गया था, कौन नहीं आएगा ये सिस्टमैटिक में? फोटोसिंथेसिस, इसलिए यहाँ पर आंसर आपका फोटोसिंथेसिस सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। टैक्सोनॉमी टर्म्ड, अभी देखिए हमने कुछ देरी पहले अगर आपने ध्यान दिया होगा इस लेक्चर में तो हमने आपको बता दिया था कि टैक्सोनॉमी जो टर्म्ड है किसने दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है? एपीडी कैंडोले के द्वारा दिया गया है। याद रखेंगे इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल में इसको ऐड कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर, यानी कि जो ग्रोथ होता है और जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस प्रकार के फीचर होते हैं? तो वो हो जाएंगे आपके नॉन डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर जो लिविंग में होते हैं, क्या ग्रोथ सारे लिविंग में होता है? बिल्कुल होता है, लेकिन ग्रोथ नॉन लिविंग में भी हो जाता है, यानी कि डिफाइनिंग फीचर नहीं है।
रिप्रोडक्शन क्या सारे लिविंग में होता है? नहीं, कुछ लिविंग ऐसे भी होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, यानी कि ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ये नॉन डिफाइनिंग फीचर है, याद रखिएगा। मेटाबॉलिक प्रॉपर्टीज नहीं, केमिकल प्रॉपर्टी नहीं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। ये रहा आपके सामने 27 नंबर सवाल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म मेंटेन इंटरनल बैलेंस, यानी कि जो उनके अंदर इंटरनल बैलेंस बॉडी फ्लूइड के लिए हो या टेम्परेचर के लिए हो, वो किस प्रकार से होता है ये पूछा जा रहा है। इवोल्यूशन नहीं, इसमें तो हम लोग किसी भी इंसान या फिर कोई भी जीव जो बना हुआ है किस प्रकार से बना हुआ है उसके बारे में पढ़ते हैं। होम्योस्टासिस ये है रेगुलेशन, यानी कि अगर हमारे शरीर का टेम्परेचर बैलेंस हो रहा है तो वो हो रहा होगा होम्योस्टेसिस के चलते। एडाप्टेशन, अब यहां पर फिर से बच्चे फंसेंगे, क्यों? क्योंकि एडाप्टेशन भी सेम काइंड ऑफ है, लेकिन एडाप्टेशन कहता है कि आप अगर नए पैमाने पर जा रहे हैं, कहीं नए जगह जा रहे हैं, तो आप उसी प्रकार के बन जाइएगा, ये कहलाता है एडाप्टेशन। लेकिन यहां पर पूछा गया था बैलेंस, सिर्फ बैलेंस करना है कि अगर आप मान लेते हैं थोड़ा गर्म और थोड़ा ठंडा में जाते हैं तो आपका बॉडी खुद ब खुद बैलेंस हो जाना चाहिए, तो वो हो जाएगा होम्योस्टेसिस में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल, विच इज यूनिवर्सल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि कौन सा चीज है जो यूनिवर्सल होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो यहां पर तो पता चल गया यूनिवर्सल का मतलब सब में पाया जाता होगा, तो क्या रिप्रोडक्शन सब में पाया जाता है? नहीं पाया जाता है, इसलिए यहां पर रिप्रोडक्शन तो आंसर नहीं होगा। चलिए आगे वाला ऑप्शन, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस। अब यहां पर फिर से आता है कंफ्यूजन, बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर यहां पर दो ऐसे ऑप्शन है जो डिफाइनिंग फीचर है, तो आपने क्यों एक को काट दिया। यहां देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये जो दोनों मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस है 50-50% है कि इसी में से कोई होने वाला है, क्योंकि ये दोनों के दोनों डिफाइनिंग फीचर होते हैं और सारे के सारे लिविंग में पाए जाते हैं। लेकिन हमने बोला कि जो कॉन्शियसनेस होता है वो ब्रेन डेड या फिर बात करें जो कोमा में पेशेंट जा चुका है उनके पास कॉन्शियसनेस नहीं होता है, लेकिन मेटाबॉलिज्म सबके पास होता है। अगर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है तो वो आदमी या फिर जो जीव होगा मर जाएगा, लेकिन कॉन्शियसनेस के बिना जिंदा रह सकता है। चलिए आगे, अगला सवाल बोला जा रहा है कि क्लासिफिकेशन हेल्प इन, यानी कि जो क्लासिफिकेशन है उससे हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। इजी स्टडी, बिल्कुल इजी स्टडी हो जाता है। आइडेंटिफिकेशन, हम आराम से किसी भी जीव को पहचान सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप, यानी कि हम दो जीवों के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप होते हैं ये पता कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आपका जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। चले लास्ट क्वेश्चन आपका 30 नंबर क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है, करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज, यानी कि अब आ जाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा दिया गया है, कार्लोस लिनियस के द्वारा दिया गया है। अब ये बोला जा रहा है कि इनमें से क्या सही है, कौन सा नाम लिखने का तरीका सही है। तो हमने आपको पहले बताया था कि सबसे पहला वर्ड होता है जीनस, उसके बाद होता है स्पीसीज, तो सब में जीनस 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 पहले है, स्पीसीज स्पीसीज बाद में। अब कुछ लोग क्या करेंगे कि इसमें से कोई भी आंसर टिक करके जाएंगे और सोचेंगे कि हमने तो सही टिक किया था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लिखने का तरीका सेम नहीं होता है। ये देखिए, बड़ा लेटर है छोटा लेटर है, बाकी सब ठीक लिखा हुआ है। इधर आ जाते हैं, बड़ा लेटर, यानी कि ये तो गलत हो गया, छोटा लेटर गलत हो गया, बड़ा लेटर भी है लेकिन यहाँ पर ये पूरा वर्ड ही बड़ा लेटर से है तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि आपका जो लिखा हुआ है ए इज द राइट आंसर, यानी कि यहाँ पर आपका ये जो आंसर है इस प्रकार से सही हो जाएगा। चलिए, अब हमने बोला था कि इस चैप्टर में आपको 30 क्वेश्चन है, इस प्रकार से सारे चैप्टर्स के आपको 30-30 क्वेश्चन मिलते जाएंगे और इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा 11 10 से 15 दिनों में आपका खत्म हो जाएगा। बस आप हमारे साथ इस चैनल पर जुड़े रहेंगे और इस प्रकार से आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर था द लिविंग वर्ल्ड, पूरा कंसेप्ट आपके दिमाग में घुस चुका होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने दोस्तों को भी ये लेक्चर शेयर करेंगे और उन्हें भी बताएंगे कि इस प्रकार से भी पढ़ाई की जा सकती है। थैंक यू, मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर में जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन।